बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जाते जाते पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन नेवी। हिंदुस्तान का अगर इतिहास देखें, कई ऐसी सेवा है जिससे जुड़ने के बाद आप गर्व महसूस करते हैं, जिससे जुड़ने के बाद आप देश की रक्षा कर सकते हैं, जिससे जुड़ने के बाद आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल सकती है। कुछ ऐसे ही पद आपको निकल कर आते हैं जिससे जुड़ने के बाद आपको यह महसूस होता है कि हमने देश के लिए कुछ काम किया है। उसी पद और सेवा को देखते हुए एक ऐसी ही सेवा है जिसे हम इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं, जिसके ज्वाइन करने के बाद आप भी महसूस करते हैं कि हाँ, हम देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। आइए आज इस पे बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है जनाब SM रजा सर, जो फैकल्टी मैथ्स हैं एलन ब्रांच मुंबई, साथ ही साथ एक मोटिवेटर है और एक बेहतरीन करियर काउंसलर भी है। इसके बारे में बात करने के लिए आइए उनका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस शो पर। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम और तमाम व्यूअर्स और नाजरीन और तमाम स्टूडेंट्स को सलामुन अलैकुम। और जैसा हम लोगों ने जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में इंडियन नेवी के बारे में आज इंशाल्लाह तो तमाम जानकारी इंडियन नेवी की और कैसे आप अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं इस फील्ड में, उसके साथ हम लोग हैं इस प्रोग्राम में मौजूद। और जैसे साजिद साहब ने शुरुआत की कि बहुत सारे ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जहां से आप अपनी ज़िंदगी तो चला ही सकते हैं, लेकिन ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आपकी ज़िंदगी तो चलेगी लेकिन समाज में एक अलग इज्जत भी मिलेगी। तो एक वो लोग जो फ़ौज में हैं या एयरफोर्स में हैं या नेवी में हैं, जो मुल्क की हिफाजत करते हैं अपनी जान गंवा के या अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के, जी जाहिर है कि लायक एहतराम है, लायक इज़्ज़त हैं। तो हर आम इंसान की निगाह में इनकी एक अलग ही इज़्ज़त होती है। बिल्कुल। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपको इनकम भी हो और साथ साथ आपको ऐसी चीज़ मिले जिसके लिए हर इंसान तरसता है, वो है इज़्ज़त है। तो समाज में आपको एक बेहतरीन इज़्ज़त, एक बेहतरीन मुकाम और साथ साथ एक सिक्योर फ्यूचर। और सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्स के तीनों आप देख लें डिपार्टमेंट, जी, चाहे आर्म फोर्स हो या एयर फोर्स हो या नेवी हो, यहाँ से अगर आप जॉब का ड्यूरेशन कंप्लीट करके जब आप बाहर आते हैं तो भी आपके पास जॉब के सेकंड ऑप्शंस इतने अच्छे निकल के आते हैं। हर डिपार्टमेंट जो एयर फोर्स, आर्म फोर्स और नेवी से जो लोग रिटायर्ड लोग होते हैं उनको वेलकम करती है इज्जत के साथ, और बड़ी अच्छी सेकंड अपॉर्चुनिटी लाइफ में भी उनके साथ अटैच होती है। ओके। जनरली आप देखेंगे कि किसी डिपार्टमेंट में अगर मैं हूं तो रिटायर होने के बाद हमारे पास सेकंड जॉब का ऑप्शन नहीं होता। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी जॉब होगी जो आपको इंडियन नेवी से मिल रही है। इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्म फोर्स, तीनों से अगर आप निकलते हैं, चाहे आप परमानेंट कमीशन से हो या SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन से हो, आप दोनों से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आने के बाद आपके पास सेकंड जॉब का बहुत ही ब्राइट ऑप्शन है। अब इसमें 2 साल तकरीबन है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, आप दूसरी सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें ज्वाइनिंग का एज भी आप देखें 18 से 19 साल की एज में आप आ जाते हैं। तो सपोज अगर मैंने 20 साल की एज में भी अगर मैंने परमानेंट कमीशन ले लिया और 45 साल की एज तक अगर मैं जॉब कर सकता हूं तो 25 साल का एक ड्यूरेशन हमारे पास है। लेकिन जैसे अगर मैं वहां से बाहर आऊंगा तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के और भी दीगर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आती है वहां लोग आपका वेलकम करते हैं। उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, यू कैन अप्लाई। और उसके बाद और नेवी में खास तौर से मैं कहूं कि जितने सारे नेवी से जो लोग निकलते हैं, बाद में जब आप आए कमर्शियल लाइफ यानी अगर मर्चेंट नेवी की तरफ अगर वो अपना कदम बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी के साथ, अगर वहां X सैलरी पे होते हैं तो यहाँ 3x वाली सैलरी उनका वेलकम करती है, बहुत ज्यादा सैलरी के साथ। और प्लस लाइफ ऐसी है कि हर तरह की फैसिलिटी फ्रॉम फैमिली को, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो अगर आपके पास मौका है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है कि इंडियन नेवी वही ज्वाइन कर सकता है जो अनमैरिड हो। ध्यान रखना है, यहाँ पर अनमैरिड के लिए है ये जी। और साथ साथ फीमेल के लिए भी। पहले क्या था, कुछ सालों कबल फीमेल के लिए नेवी में कोई वैकेंसी नहीं होती थी, लेकिन कुछ सालों से अब नेवी में भी फीमेल के लिए वैकेंसीज आने लगी हैं। तो अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं, पोस्ट के लिए भी आने लगी है, मैक्सिमम पोस्ट के लिए आने लगी है, तो अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं तो आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। और नेवी आप देखें क्या क्या वहां नहीं है। अगर आप इंजीनियर फ्रॉम डिप्लोमा साइड से हैं तो आपके लिए वैकेंसी है, अगर आप बीटेक इंजीनियर हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी है। इसके अलावा मैंने जैसे पहले भी प्रोग्राम में बताया और दोबारा यहाँ बता रहा हूँ
कि यहाँ पे अगर आप बीएससी एमएससी हैं तो भी आपके लिए जॉब ऑप्शन है, 10th पास हैं तब भी आपके लिए जॉब ऑप्शन है, अगर आप एमबीए हैं तो आपके लिए एक जॉब है। यानी हर तरह का जॉब यहाँ पर है, जैसी आपकी क्वालिफिकेशन उस तरह का जॉब। नेवी आपके लिए एक बेस्ट सुटेबल एक डिपार्टमेंट हो सकता है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। ओके, कदम बढ़ाइए और अपने आप को उस तरफ ले जाइए आप। सर एक वीडियो है जो मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ जी, ताकि लोगों में एक जोश जोश आ जाए लोगों में कि देखे यकीनन उनके जोश और जज्बे को सलाम, जो अपने घर से इतना दूर रहते हैं और रहने के बाद वो देश की सेवा करते हैं, पानी में कई महीनों निकाल दिया करते हैं सर जी। और किस तरीके से कितनी मेहनत, कड़ी मेहनत करना पड़ता है। और देखे कि देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वर्क एनवायरनमेंट क्या है इंडियन नेवी का। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सर इजाजत है वो वीडियो प्ले की जाए? वो आप वीडियो जरूर ध्यान से देखें। A young population, an economy on the move, transforming rapidly into a modern nation. The Indian Navy, a strong pillar shouldering the aspirations of a nation on the move. The Indian Navy, partner in this progress, protecting our maritime interests at any cost. Quick in response, decisive in action, a force of good, a force to fear. The Indian Navy has taken off, mission ready, in the sky and on the sea. सर आपने देखा कि कितना जोश और जज्बा ये वीडियो में देखा जा सकता है इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद। जी। यकीनन सलाम है हमारे नौसेना को जो इस तरीके से काम करते हैं और पूरे घर और परिवार से हफ्ते और महीने दूर रहते हैं। जी। तो आप इंडियन नेवी के बारे में और आगे क्या कहना चाहेंगे? यूं ही थोड़ी कहा गया है जय जवान जी, कुछ है तभी तो जाहिर है इतना बड़ा जज्बा और क्या एंथुसियाज्म और क्या जोश और क्या वलवला जी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी जान दूसरों के लिए निछावर करना, देखिए ये सबसे बड़ा एक डिवोशन अपने लिए है। तो सब जीते हैं, देश के लिए कोई और दूसरों के लिए भी। और किसी भी मजहब में जाएं आप, कहा गया है कि दूसरों की हिफाजत करना या दूसरों का ख्याल करना ये इंसान का सबसे बड़ा फरीज़ा है जी। आपको हुकूकुन्नास या अवामुन्नास के जो हुकूक हैं या जो उनके राइट्स हैं उसकी कहीं से पामाली नहीं होनी चाहिए और कोई भी आदमी आपसे ना खुश ना हो बल्कि दूसरा आपसे खुश हो और खुश ऐसा हो कि आपकी इज्जत में आपको सलाम करे। तो इससे बड़ा और जज्बा क्या हो सकता है? सर जो वीडियो हम लोग ने प्ले की थी और मैं YouTube पे अगर आप देखें या दीगर जगह पे भी देखें तो जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट दिखता है, यानी ये को बहुत टफ दिखता है कि हमें ज्वाइन करने के बाद अच्छा ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। तो सर एक वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बताएं कि कैसा है, फ्रेंडली नेचर है वहाँ का काम करने का? सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ है वो है डिसिप्लिन। ओके, यानी अगर एक पोस्ट का भी गैप है तो डिसिप्लिन प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना है। अदरवाइज जब आप उनके ऑफिसर्स से एक कैडर के ऑफिसर्स के लोगों से अगर आप मुलाकात करेंगे तो उनके अंदर इतनी आपसी दोस्ती और इस तरह का भाईचारगी का माहौल आप देखेंगे कि आपको देख के लगेगा कि ये हैं दो जगह के लेकिन अपने भाई से कहीं ज़्यादा बढ़ के आपस में एक दूसरे से अटैच हैं। डिसिप्लिन, बार बार मैं कह रहा हूँ, आर्म फोर्स या एयर फोर्स या नेवी पहचान है इनकी डिसिप्लिन से, पंक्चुअलिटी से और खुददारी से। तो ये तीनों चीज़ों का अगर आपके अंदर जज्बा है और ये चीज़ आपके अंदर पाई जाती है तो आपको उस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। पंक्चुअल रहना, आप देखिए, वफादार देश के लिए और मेहनत और जैसा कहा जाए कि बिल्कुल 24 घंटे भविष्य में
कुछ ऐसे मिशन होते हैं जिसको पूरा करना होता है, उसके लिए हमेशा तैनात रहे और तैयार रहे। राइट। ओके, तो कई चीजें हैं, जैसा कि सर आपने बताया था कि इसके लिए कई पोस्ट भी निकल कर आती है। जब बात हो रही थी हमारी, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसके एंट्रेंस एग्जाम का डिस्कशन हो जाए, उसके बाद मैं आपसे जो है अगर वक्त रहा तो सारे डिपार्टमेंट के बारे में और क्राइटेरिया के बारे में सवाल करूंगा। तो सबसे पहले आप मुझे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताएं कि अगर इसमें जा रहा है अधिकारी पद के लिए तो कैसे जा रहा होगा। अब आप देखें कि दुनिया का, अगर आप जब ज्योग्राफी जो बच्चे पढ़ते होंगे वो देख रहे होंगे कि 2/3 पार्ट जो है वो वाटर का है जी। तो नेवी आप सोचें कितनी बड़ी नेवी है और इतने सारे डिपार्टमेंट हैं कि एक प्रोग्राम में ये सारे डिपार्टमेंट को कवर भी नहीं किया जा सकता। जैसे रेलवे में हम लोगों ने डी, सी, बी, ए और उसके बाद जीआरपी 5 डिवीजन किया, सारी चीजें एक्सप्लेन की। तो नेवी में भी इंशाल्लाह एक एक पार्ट करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आपके लिए क्योंकि इतनी बड़ी सर्विस है जी, तो ये आधे घंटे में 1 घंटे में कंप्लीट होना मुश्किल है। अगर 10th आप पास हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है, डिप्लोमा अगर आप हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात बताऊं कि 2 तरह से आपकी एंट्री हो सकती है। एक तो आपको कंपटीशन देना पड़ सकता है और एक डायरेक्टली आपकी फिजिकल, यानी आपका जो बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, जो आपकी हेल्थ, यानी पूरी फिजिक का टेस्ट जो होता है उसके बिहाव पर भी आपकी एंट्री होती है। और 2 एंट्री बड़ी कॉमन सी है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए डायरेक्ट एंट्री होती है। जैसे मान लिया कुछ इस तरह की वैकेंसी आएगी जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स की जरूरत होगी, तो डायरेक्ट एंट्री का मतलब यह है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, नेवी के किसी ऑफिस में आपको कॉल किया जाएगा और सिर्फ आपका फिजिकल टेस्ट होगा। वो डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कौन-कौन से डिप्लोमा होल्डर जा सकते हैं? बताऊंगा इंशाल्लाह, वही बताऊंगा। और साथ साथ 10th लेवल पे कुछ वैकेंसीज ऐसी आती हैं जहां डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, वहां पर भी अगर आप जाएं तो कुछ तो एग्जामिनेशन होते हैं और कुछ विदाउट एग्जामिनेशन होते हैं। अगेन जो विदाउट एग्जामिनेशन होंगे वहां पे फिजिकल टेस्ट तो होना ही है, क्योंकि डेफिनेटली आपको काम ऐसा करना है जहां पे आपकी फिजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब फिजिकल टेस्ट में क्या हो सकता है, आपकी हाइट हो सकती है, आपका विजन कैसा है वो हो सकता है, चेस्ट का आपका साइज, ये सब सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने पीछे जीआरपी में भी एक्सप्लेन किया था। तो उसी तरह का फिजिकल स्टेटस आपका क्या, उसका एक टेस्ट होगा और उसके बाद आपकी डायरेक्ट वहां पे बड़ी बारीकियों के साथ इसमें अपॉइंटमेंट होता है 100%, क्योंकि आपको देश के लिए लड़ना है। आप जब तक परफेक्ट नहीं होंगे आप दूसरों की क्या हिफाजत कर पाएंगे। फिजिकली भी परफेक्ट होना है और क्वालिफाई भी करना है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आपका अच्छा होना चाहिए पोस्ट के हिसाब से। कुछ प्रोग्राम पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हम लोगों ने एनडीए के बारे में और सीडीएस के बारे में एक्सप्लेन किया था जी। तो एनडीए और सीडीएस क्या है, आर्म फोर्स में यानी आर्मी में या एयर फोर्स में या नेवी जी, इन तीनों में अगर आपको ऑफिसर रैंक पे जाना है तो जो आपके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो है एनडीए या है आपका सीडीएस। और ये दोनों एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है। एनडीए साल में 2 बार होता है। एनडीए में बैठने के लिए, जैसे आप एनडीए अगर आप ऑप्ट करें, पहला एग्जामिनेशन साल का और फिर दूसरा, एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10+2 यानी 12th। 10+2 कॉमर्स आर्ट्स, फाइन, साइंस से हो या कॉमर्स से हो या आर्ट्स से। टेक्निकल डिवीजन यहां पे मैं रख रहा हूं जी। अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप 10+2 होने चाहिए आइदर साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स से। आर्मी में जाने के लिए तीनों स्ट्रीम चाहिए। और अगर आपको नेवी में या एयर फोर्स में जाना है तो आपको 10+2 होना चाहिए साइंस से। ओनली साइंस होना चाहिए। और फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। वहां पे आपको रिटन एग्जामिनेशन फॉलो करना होगा। रिटन एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट में आने के बाद तब आपका फिजिकल होगा और वहां पे एक इंटरव्यू का राउंड भी आएगा, एसएसबी आएगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद अगर आप नेवी ज्वाइन करते हैं तो आप नेवी में एक ऑफिसर रैंक से जॉब आप ज्वाइन करेंगे और नहीं तो फिर सीडीएस आपके लिए एक एंट्री का एक रास्ता है। ये जो है वो ग्रेजुएट लेवल का टेस्ट है, यानी आपको ग्रेजुएट होना है आइदर फ्रॉम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अगर आपको आर्म फोर्स में जाना है तो तीनों में से किसी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन वहां अगेन अगर आपको एयर फोर्स एंड नेवी में जाना है तो आपका बैकग्राउंड साइंस का होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन साइंस में होना चाहिए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं एनडीए के बारे में यहां पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि एनडीए जो एंट्रेंस एग्जाम है जी, जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज ऑफिसर
यानी एक रास्ता ये भी है और भी डिफरेंट रास्ते हैं इंशाल्लाह आगे हम तो आपने वो डिप्लोमा वाला बताया था, जी डायरेक्ट डिप्लोमा एंट्री। बताया, डिग्री होल्डर्स के लिए बताया, उसी तरह बस से द अगर मोस्ट मास्टर्स है, फेमस इज एनडीए, जिसके थ्रू आप अधिकारी पद के लिए जा सकते हैं। 10+2 के जस्ट बाद। ओके। या तो उसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, तो जल्दी से मैं स्क्रीन पे नोटिफिकेशन की डेट शो कर रहा हूं। रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2019 और फॉर्म भी इसी डेट से आपको ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया है। लास्ट डेट जो है सबमिशन की है वो है 4 फेब, यानी अगर आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है। तो ऑनलाइन आप नेवी की साइट पे जाएं, इंडियन नेवी की साइट जैसे आप क्लिक करेंगे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे उसमें, या एनडीए की साइट आप ऑप्ट करेंगे तो वहाँ भी ये ऑप्शन निकल के आएगा। तो 4 फेब को लास्ट डेट है इसकी फिल करने की, और एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन से 2 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले आपको मिलेगा। और एग्ज़ाम की डेट यहाँ मेंशन कर रहा हूँ 21 अप्रैल 2019 है, और रिज़ल्ट आपका जो है वो 2019 के मई के महीने में आपका आएगा। और यहाँ पर जल्दी से जो दूसरा एनडीए का जो एग्ज़ाम साल में होगा उसके लिए मैं बताऊँ आपको, उसकी नोटिफिकेशन 7 अगस्त में आएगी इंशाल्लाह। जैसे ही उस वक्त नोटिफिकेशन आएगी हम लोग यहाँ से चैनल से आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि सेकंड वाले एनडीए की डेट 7 अगस्त आएगी। और अभी जो एनडीए फर्स्ट होना है फॉर्म आ चुका है, 9 जनवरी है, और लास्ट डेट आपकी 4 फरवरी है। जो ये बच्चे नेवी में या एयरफोर्स या आर्म फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ये ऑप्शन है। 10+2 साइंस से अगर आप हैं तो नेवी के लिए आप जा सकते हैं। सर आपने नोटिफिकेशन हमें बता दी, लेकिन जब बता रहे थे तो मेरे जहन में एक बात आई है जी। जब भी हम लोग फिटनेस की बात करते हैं तो फिट होना बहुत ज़रूरी है, और फिटनेस वालों को जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती है। राइट। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है, No और doubt। वो हमेशा फिट रहते हैं जी। तो क्या उनके लिए कुछ पोस्ट इसके अंदर है? बहुत अच्छा आपने यहाँ पे एक पॉइंट रेज किया है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए नेवी में अलग से एक अपॉइंटमेंट है, और ध्यान रखना है इसमें कि अगर आपने स्पोर्ट्स जिस स्पोर्ट्स में जिस फील्ड में आप हैं, खाओ बैडमिंटन हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या आप जिम्नास्टिक हो, किसी भी फील्ड में अगर आप हो तो उसमें आपको नेशनल ओके फर्स्ट टू 1 to 3 के अंदर आपका रैंक, या स्टेट अगर आपने खेला हो तो 1 to 3 के अंदर आपका रैंक, या आपने अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे उस गेम को खेला हो तो फर्स्ट 3 में आपकी रैंक होनी चाहिए। तो आपके लिए नेवी में एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। और उसके बाद आपका एक फिजिकल हो सकता है तो आपकी वैकेंसी आपके लिए क्रिएट हो सकती है, या उसके साथ साथ एडिशनली आपको रिटन टेस्ट का भी सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सेपरेट वैकेंसी नेवी में क्रिएट होती है। तो अगर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन है तो नेवी आप ट्राई कीजिए। और यहाँ पे एडिशनली एक जानकारी और रखूं कि रेलवे में भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से वैकेंसी आती है। तो अगर स्पोर्ट्स में आप हैं, इसीलिए तो कहा गया है कि जिस बच्चे का रुझान जिस तरफ हो पेरेंट को उसी जानिब लेके बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में जॉब की कमी है। हम स्पोर्ट्स में ये समझते हैं कि अगर हमने इंडिया या स्टेट नहीं खेला तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर हमने स्पोर्ट्स में कहीं कुछ अच्छा परफॉर्म किया तो हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को वेलकम किया जाता है। मुझे पता नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में भी इस तरीके की वैकेंसी निकल कर आती है स्पोर्ट्समैन के लिए। एक ऐसा इंसान जो नेशनल खेल रहा है, इसका मतलब वो मुल्क का प्राइड, माने मुल्क की इज्जत बढ़ा रहा है, तो आन बान शान है। आन बान शान है। तो ऐसे लोगों को वेलकम भी करना है। ओके। इसलिए हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, बैंक में आप देखेंगे, वहां पे स्पोर्ट्समैन की अलग से एक कैटेगरी वैकेंसी की आती है, रेलवे में आती है, नेवी में आपने देखा तो नेवी में भी इस तरह की वैकेंसी है। वो भी इंशाल्लाह मैं आगे किसी प्रोग्राम में, आने वाले प्रोग्राम में मैं डिटेल करूंगा। ये सब सारे ऑप्शंस हैं। नेवी आपके लिए हर तरह के डिपार्टमेंट, हर तरह के बच्चों के लिए, हर तरह के स्टूडेंट के लिए नेवी एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। सो अपने आप को आप तैयार कीजिए और बढ़िए। और ध्यान रखिएगा, नेवी में जाने के लिए 2-3 चीजें, जैसे एक होता है डॉक्टर कौन बन सकता है, जो मैं समझता हूं ईमानदार हो, जिसके अंदर खिदमत खल्क, दूसरों के लिए सर्विस करने का जज्बा हो। मेडिकल प्रोफेशन ऐसे लोगों के लिए बना है। उसी तरह से आर्म फोर्स में या नेवी में या एयर फोर्स, ऐसे लोगों को जाने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए जो डिसिप्लिन्ड हो, जिनके अंदर खुददारी हो, जो ईमानदार हो, जो मुल्क के लिए खिदमत करने का जज्बा अपने अंदर रखते हो। तो आपके लिए ये सब सारी एक अच्छी ब्रांच, अच्छी जॉब आपके लिए है। लेट्स गो फॉर दैट। ओके सर, फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद या इससे जुड़ने के बाद क्या क्या फैसिलिटी हमें मिलती है? क्या मेडिकल, एजुकेशन या इस तरीके की चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है पूरी फैमिली को? यस, ऑफ कोर्स।
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस दिन आप नेवी ज्वाइन करेंगे, आपका मेडिक्लेम, आपके लिए टर्म इंश्योरेंस, सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। ओके। और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी पेंशन आपको, और मैं समझता हूँ कि दुनिया की सारी चीज़ें, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ हर इंसान के दिल में और जहन में आपके लिए एक इज्जत है जी। और इज्जत के लिए इंसान आज जीता है और सारी चीज़ें। उससे बड़ी क्या बात होगी जब आपको पूरा देश इज्जत दे रहा हो। जी, कहीं भी आप जाएं, आप देखें कि अगर जवान हैं तो हर आदमी उनके लिए खड़ा है। और आप देखें इस तरह की जगहों पे जहां आप जाएं, कॉमन जगहों पे, और दो लोग हों और उसमें एक आर्म फोर्स का या नेवी का या एयरफोर्स का आदमी हो और दूसरा एक कॉमन सिविलियन हो, तो दोनों में आप देखेंगे कि अवामुन्नास का, कॉमन लोगों का माइग्रेशन ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि दिल में थिंकिंग ये होती है कि वो इंसान हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को सर्व कर रहा है। तो ऑब्वियसली गिव एंड टेक का मामला है, जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे। सर, हमारे पास सवाल भी बहुत है और मैं चाहता हूँ कि सवाल भी ले लिया जाए, बिकॉज हमारे व्यूवर्स हफ्ते भर इंतजार करते हैं। जी हाँ। उससे पहले कोई एक और पोस्ट के तरफ आप इशारा कर दे, उसके बाद मैं सवाल की तरफ बढ़ूँ। तो नेवी में अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि एनडीए से आप जाएंगे तो आप ऑफिसर रैंक पे जाएंगे। अब उसमें देखें एक और पोस्ट मैं नेवी के लिए रख रहा हूँ, सेलर का। ओके। सेलर पोस्ट पे जाने के लिए आपको 10+2 होना चाहिए और सब्जेक्ट आपका साइंस होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स होना ही चाहिए, और साथ साथ एडिशनली तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो उसके साथ, या बायोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस हो। तो आप एक रिटन टेस्ट दें और उसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका होगा, और उसको क्वालिफाई करने के बाद आप इंडियन नेवी में एज अ सेलर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आपकी एज एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होनी चाहिए, और मैं एज यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। जनरली आप देखेंगे कि नेवी में जो आपकी एंट्री की जो एज होती है वो 17.5 साल से 20 साल के बीच की ही होती है। ओके। जी, ये ड्यूरेशन में आपको ज्वाइन करना है, यानी सेलर आप जा रहे हो या अगर आप एनडीए का एंट्रेंस अगर आप दे रहे हो तो आपकी एज भी 17.5 साल से 20 साल के बीच में ही होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आप अलाउड नहीं है, और अगर उससे ज़्यादा है तब भी आप अलाउड नहीं है। इसलिए वेट नहीं करना है कि अगली बार चांस लेना है, अगर आपके दिल में है तो इसी बार आप ट्राई करें। तो सेलर के लिए सबसे अच्छी बात कि अभी 2500 वैकेंसी, जी 2500 वैकेंसी ऑलरेडी नेवी ने अभी निकाली हुई है। नेवी के साइट पे, इंडियन नेवी की साइट पे आप जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं, फॉर्म फिल करने का प्राइस 205 रुपए, 205 रुपीज़ है। और जो ST SC कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे एग्जम्पशन है, यानी उनको एक भी पैसा पे नहीं करना है आपको। और आपका एक रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद फिर आपका फिजिकल, और एज अ सेलर आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन नेवी। तो अगर आप साइंस से 10+2 हो तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन है। चलिए, इसी ऑप्शन के साथ आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमारे नाजरीन के साथ शेयर की है जी। इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, डेप्थ में डिस्कशन करेंगे अगले एपिसोड में सर। और मैं स्क्रीन पे जल्दी से सेलर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन 2-3 लाइन की मैं दिखा रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर लें। एक बार आप स्क्रीन पे देखें। पोस्ट नेम जैसे मैंने बताया सेलर, और इसमें 2500 वैकेंसीज आई हुई हैं, और आपका जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो 10+2 यानी 12th आपको पास होना चाहिए विद मैथ्स एंड फिजिक्स, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। और इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट आइदर केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक हो सकता है, और आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10+2 पास हों, तब आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और 2500 वैकेंसी ऑलरेडी इसमें आ चुकी है, और मैं एज लिमिट यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। आप का डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1998 से लेकर के 31 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए, और ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, यानी 1 अगस्त 1998 टू 31 जुलाई 2002, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। 2 पोस्ट के बारे में हमें बताया है, एक तो एनडीए के थ्रू आप जा सकते हैं और एक दूसरा सेलर के थ्रू जा सकते हैं। राइट, सेलर एक पोस्ट आ जाएगी। जी, सेलर की पोस्ट आ जाएगी। जी। तो इसमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और भी है जो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम जरूर डिस्कस करेंगे। नो डाउट। अब हम लोग आ जाएंगे टेक्निकल साइड में। टेक्निकल साइड में डिप्लोमा होल्डर्स हैं अगर आप तो, या अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। और यहाँ पे एक साजिद साहब और भी बच्चों के लिए मैं एक बड़ी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ। अगर आप मेडिकल साइंस से, सपोज अगर आप डॉक्टर हैं
तो डॉक्टर की भी वैकेंसी नेवी क्रिएट करती है। Okay. डेंटिस्ट अगर आप हैं तो भी आपकी वैकेंसी क्रिएट होती है, क्योंकि वहाँ डेफिनेटली इतने लोग जब हैं तो एक डॉक्टर को भी वहाँ पे एक ऑप्शन उसके लिए निकल सकता है और डेंटिस्ट का भी ऑप्शन है। MBA अगर आप हैं तो भी आपके लिए ऑप्शन है। लॉ ऑफिसर के लिए अगर आप LLB हैं तब भी आपके लिए ऑप्शन है। तो ऑप्शंस की भरमार है, बस सोच ये होनी चाहिए कि आपको नेवी ज्वाइन करना है जी। और एक चीज और छूट गई है इसमें, नौसेना में महिलाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। और महिलाओं के लिए पहले क्या था, जैसे होता ये था कि नेवी में वुमेन कैंडिडेट के लिए पहले वैकेंसीज नहीं आती थी बहुत साल कबल, लेकिन अब वुमेन्स के लिए भी वैकेंसी आने लगी है और बहुत अच्छी वैकेंसी आती है। तो अगर गर्ल चाइल्ड आप हैं तो आपके लिए भी नेवी वेलकम करने के लिए नेवी तैयार है। बस आप बढ़िए और नेवी में अपनी एक अच्छी सी अपॉइंटमेंट क्रिएट कीजिए आप। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी भी है कि ये सब जितने भी फोर्स वाली डिपार्टमेंट है या सर्विस है, इसमें महिलाएं नहीं जा सकती हैं या नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ के बारे में भी इंशाल्लाह अगले एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे। देखिए आप क्या जज्बा है। रानी लक्ष्मीबाई का भी आप देख लें तो उनका भी एक क्या, और रज़िया सुल्तान के बारे में आप देखें तो दीज आर द वुमेन्स, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशंस हैं इनके जी। तो इस तरह से। और अगर मजहबी तौर पे आप पाएंगे तो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी कुर्बानी अगर आप देखेंगे तो कहीं भी मर्दों से कम नहीं है और शाना बशाना वो खड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बढ़ता हूँ पहले सवाल की तरफ, आपकी इजाज़त है? सवाल को पढ़ूं? प्लीज़ बढ़िए जी। तो सर बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखता हूँ पहला सवाल आज मैं किसका पढ़ने जा रहा हूँ। ये सवाल जो है मुश्ताक अहमद साहब का है, बल्लारी कर्नाटका से। इन्होंने क्या सवाल लिखा है सर वो भी देखते हैं जी। इन्होंने लिखा है कि आई हैव कंप्लीटेड माई BE इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो आई अप्लाइड फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन रेलवे। गुड। प्लीज गाइड मी हाउ टू गेट अ जॉब इन IT इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन द गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए अगर आप कंप्यूटर साइंस से अभी नेवी जैसे मैंने शुरू किया है तो नेवी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी आती है। डेट ऑफ बर्थ भी मैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मेंशन करूंगा। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि सिग्नलिंग में आप जा सकते हैं, तो उसकी भी वैकेंसी जैसे इंशाल्लाह आएगी मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपने बात की है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो आप मेरे ख्याल से naukri.com या इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे आप जाके सर्च कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकली हुई है। और जो अच्छा ऑप्शन ये है कि जब तक आपके पास जॉब नहीं आता है, अगर आप चाहें तो MBA आप ज्वाइन कर लें, वो भी आपके लिए आने वाले टाइम में एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल वाराणसी से है फातिमा का। ये कह रही है कि मैंने 10th तक साइंस स्टडी किया है, उसके बाद 11th में मैंने कॉमर्स ले लिया है, स्टेट बोर्ड से हूँ जी। और सर मुझे IAS बनना है, तो इसकी प्रिपरेशन से अभी से मैं कैसे करूँ? फर्स्ट ईयर में हूँ अभी मैं। मेरे ख्याल से देखिए 11-12 तो आप बहुत अच्छी तरह से आप करें और ग्रेजुएशन में भी अगर आपको कॉमर्स अच्छी लगती है तो उसको कंटिन्यू आप करें। अदरवाइज ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, आर्ट्स की तरफ अगर आप कदम बढ़ाएं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि IAS के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। जैसे आप अगर हिस्ट्री ले लें या सोशोलॉजी ले लें या इस तरह का कोई टॉपिक आप जो अच्छा आपको लगता हो उसको आप अटैच करके ह्यूमैनिटीज़ से अगर आप ग्रेजुएशन करें तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार होगा। अभी से साजिद साहब इनके लिए बेस्ट ये होगा कि इंग्लिश पे कमांड ज़रूर करें। ओके, मजबूत करें अपनी इंग्लिश। यस। और ऐसे राइटिंग पे आप कमांड ले आएँ। साथ साथ आप मैं कहूँगा कि अपने आप को एक अच्छे न्यूज़पेपर से आप अटैच कीजिए। करंट अफेयर्स पे आप कमांड रखिए। आप करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अराउंड द ग्लोब होते हैं उस पे भी आप अपनी निगाह रखें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में भी आप अभी से पढ़ना शुरू करें। तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो आगे चल के आपको प्रीलिम्स या मेंस में कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और 12th तक मैं कहूँगा कि जब तक आप 12th कर रही हैं इसी बीच में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के टॉपिक को भी आप स्ट्रॉन्ग करती चलें। मैथ्स का साथ प्लीज़ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैथ्स किसी ना किसी फॉर्म में आपको प्रीलिम्स में मिलेगी ज़रूर, तो उससे भी अपने आप को अटैच रखिएगा। बहुत सारी दुआएं और ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आपने बहुत पहले सोचा है। तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह अच्छा एक अटेम्प्ट होगा आपका इंशाल्लाह। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गुड मॉर्निंग, BA 3rd ईयर कर रही हूँ, आगे कौन सी जॉब कर सकती हूँ? प्लेन कोर्स से जॉब में दिक्कत तो है साजिद साहब। ओके। इसीलिए तो प्रोफेशनल कोर्स, आप बार बार हम लोग कह रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स का जमाना है जी। किसी भी फील्ड में जाएंगे प्रोफेशनलिज्म, तो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जैसे आप BA कंप्लीट कर लें उसके बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आप बढ़ें। आप देखें कि आपका कोर इंटरेस्ट अगर टीचिंग में है तो B.Ed की तरफ आप निकल जाएं। अगर लगता है आपको कि नहीं आपको MBA करके आगे निकलना तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लेट्स गो फॉर प्रोफेशनल कोर्स। ओके, प्रोफेशनल कोर्स की तरफ इन्हें बढ़ना चाहिए। यस ऑफ कोर्स जी।
अगला सवाल जो है अक्षय भोसले का है, महाराष्ट्र से। ये कह रहे हैं सर, रेलवे टीटी के लिए कैसे जो है तैयारी करनी चाहिए, या इसके लिए कुछ आप उपाय बताएं, इन्हें ज्वाइन करना है। देखिए, टीटीई के लिए हम लोगों ने बताया था, आपको शायद याद होगा, एनटीपीसी उसमें बताया था, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जी। तो एएसएम यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एंड टीटीई के लिए मिनिमम ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है। हाँ। और ग्रेजुएट होने के बाद से आप सी ग्रेड की ये सब सारी पोस्ट है, ये निकलती है। जब भी रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसी आएगी, इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। और आप अभी से अपनी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके ये अपनी अच्छी रखिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का एक पार्ट होगी। ओके, I want to become a loco pilot. I am Muhammad Tamim from Tamil Nadu. I am studying in the 11th standard humanities. So लोको पायलट बनना है, इन्हें क्या करना चाहिए? लोको पायलट के लिए देखिए क्या क्या बातें हुई थी। हम लोगों ने कहा था कि डिप्लोमा होल्डर हो तो आप लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। और नहीं तो फिर ग्रेजुएशन लेवल के बाद आप सोचें। मैं कहूँगा कि एक बार यूट्यूब पे आप जाएं और देखें हम लोगों ने कितना डिटेल किया था प्रोग्राम को। अभी जस्ट और लोको पायलट के लिए स्पेशली हम लोगों ने उसमें एक अलग से प्लेस बनाया था और बताया था कि लोको पायलट में जाने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक बार प्लीज़ कामयाबी के रास्ते यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, ज़रूर आपको, मैं समझता हूँ साजिद साहब के 80 to 85 नंबर के एपिसोड में कहीं आपको ये ज़रूर मिल जाएगा, आप उसको सर्च कीजिए इंशाल्लाह। ओके, अगला सवाल जो है जैस्मीन खातून का है, कर्नाटक से है। थैंक्स फॉर दिस शो एंड आई वांट टू बिकम अ लेक्चरर इन कॉलेज। इन्होंने लिखा है कि मेरा बीए सेकेंड ईयर है, इंग्लिश मेजर, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है। व्हाट आई डू आफ्टर कंप्लीटिंग माय थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बाद देखिए, कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वह नेट एग्जामिनेशन। नेट एग्जामिनेशन देने के लिए आपको, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, यानी आपको एमए करना पड़ेगा। एमए के बाद तब आप नेट एग्जामिनेशन देंगी और नेट एग्जामिनेशन के बाद फिर दो रास्ते आपके सामने आएंगे, चाहे आप पीएचडी करें या आप लेक्चरशिप के लिए कहीं पे अप्लाई करें। तो नेट आपको देना है और नेट के लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स है। एमए तक आपको पहुंचना है। सर, अगला सवाल जो है हिना का है। ये कह रही है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे केपीएससी और एफडीए और एसडी एग्जाम के लिए कौन सी बुक रेफर करना होगा? देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टेट लेवल की, जैसे कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आप बात कर रही हैं, मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी एग्जामिनेशन जो ऑल स्ट्रीम के लिए हैं जी, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स की, जहां बंदिश नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको ग्रेजुएट होना है, तो वहां पे जो सिलेबस होगा उसमें इंग्लिश एक पोर्शन होगी, एक पोर्शन आपका मेंटल एबिलिटी का, एक जीके का, एक जीएस का, करंट अफेयर्स का, 10th तक की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये सब सारी चीज़ें होंगी सिलेबस का पार्ट। इनकी आप तैयारी कीजिए। ये तैयारी आपको पब्लिक सर्विस जो का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अलावा रिमेनिंग जो एंट्रेंस है उसमें भी काम आएगी, लाइक बैंक पीओ, लाइक रेलवे। तो इन टॉपिक्स पे कमांड कीजिए और एंट्रेंस एक बार आप ट्राई कीजिए। ओके सर, अगला सवाल जो है साजिद रिजवी का है। ये कह रहे कि मैं 12th कंप्यूटर साइंस से हूँ और मुझे बीसीए और एमसीए करना चाहता हूँ, तो मुझे सजेस्ट कीजिए कि 12th के बाद ये बीसीए एमसीए के लिए जाएं कि नहीं जाएं? जाना चाहिए। देखिए, कोर इंटरेस्ट अपना आप देखें। एमसीए जाने के लिए साजिद साहब, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर आप निकलें प्रोग्रामिंग के रास्ते में, तो एमसीए इज़ द बेस्ट डिग्री। मास्टर्स क्योंकि आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपको करना है, एमसीए दैट इज़ द मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एमसीए जाने के लिए दो रास्ते आपके होते हैं, या तो आप बीसीए करने के बाद एमसीए करें, और नहीं तो आप पहले बीएससी इन मैथमेटिक्स या फिजिक्स आप कर लें और उसके बाद फिर आप एमसीए करें। तो अगर आप बीसीए के थ्रू जाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर दिल से आवाज़ आ रही है तो आपको बढ़ना चाहिए। ओके, कोई ऐसा कोर्स बताइए जिसका सबसे ज़्यादा जो है स्कोप हो। ये जो है मरियम अहमद का सवाल है, कानपुर से। ये कह रहे हैं कि जो है ये कह रही हैं कि आई एम इन क्लास फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th? 12th के बाद तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सीपीटी दे के आप सीए करें या सीएमए, जिसको आईसीडब्ल्यूए पहले कहते थे, या सीएस आप करें। ओके, जहां तक आपने पूछा है कि जिसमें बहुत ज्यादा जॉब ऑप्शन हो, मैं कहता हूं कि अगर टैलेंट होगा तो आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। अपने अंदर एक नॉलेज डेवलपमेंट आपको करना है। जॉब की कहाँ कमी है? मैं तो समझता हूं साजिद साहब, फैक्ट माने, जो एक कॉमन नजरिया में बता रहा हूं, ऐसे लोगों का जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इंटरव्यू लेते हैं
उनका सीधे सीधे एक लाइन ये मैं सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कि जॉब की कमी भी है और अच्छे लोगों की भी मार्केट में कमी है। जी, ये भी है, मतलब ऐसा नहीं है, डिजर्विंग कैंडिडेट की भी कमी है, डेफिनेटली। तो अगर आप अपने आप को डिजर्विंग लेवल पे ले आएंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी आएगी आने वाले टाइम में। या सर, इससे पहले भी इन्होंने सवाल किया है और वापस से इन्होंने सवाल भेजा है। ये कह रहे हैं आई एम परस्यूइंग माय सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3rd ईयर और वैकेंसी है, ज्वाइन करना है, रेलवे चाहते हैं और साथ ही साथ आईएएस भी करना चाहते हैं जी। तो विच इज द बेस्ट फॉर हिम? देखिए, अच्छी चीज़ तो अच्छी होती है। सबसे बड़ा अगर पोस्ट आप देखेंगे तो सिविल सर्विसेज के लिए ऑब्वियसली आईएएस है। हाँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि यूपीएससी आप सिविल सर्विसेज के बारे में एक बार सोचिए। लेकिन जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिएगा तो मुझे लगता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भी जो एग्जामिनेशंस की तैयारी है वो ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड आपकी होती ही जाएगी। तो ऑप्शन बेस्ट एक बार लें और उसके लिए आप ट्राई करें, फुल एनर्जी के साथ लगिए प्लीज़। ओके सर, अगला सवाल जो है शेख आसिम मुंबई से कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एक्चुअली आपसे एक छोटा सा सवाल था। मैं अभी बीए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हूँ। करेंटली आई एम वर्किंग इन आईटी कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। गुड। बट मैं जॉब के साथ साइड बाय साइड आगे स्टडी करना चाहता हूँ एज अ डिस्टेंस लर्निंग। तो आपके हिसाब से क्या बेटर हो सकता है, एमई और एमबीए? प्लीज़ हो सके तो मुझे बेटर पाथ सजेस्ट करें, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं एमबीए या एमई की डिस्टेंस लर्निंग की कोई बेटर ऑप्शन बता दें मुंबई से कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, एमबीए तो बेस्ट होगा इनके लिए, एमई नहीं इतना अच्छा। एमई में ये है कि फिर आपको प्रैक्टिकल्स के लिए आपको फिर अपने आप को अटैच करना पड़ेगा। देखिए, बीई अच्छा, डिस्टेंस के लिहाज से एमबीए सही है। और उसके अलावा मैं क्या कह रहा था आपको, देखें अगर आप बीई हैं यानी कि आप बीटेक हैं इंजीनियरिंग में, तो किसी पोस्ट पे आप ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि आप वहाँ पे हैं और जॉब कर भी रहे हैं आप, तो अगर आप एमबीए करते हैं तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आपके पास एक डिग्री आएगी। एमई करते हैं तो उसी में एक कंटिन्यूएशन है। तो कंपनी एक डिफरेंट वैरायटी के साथ आपको देखेगी अगर आपके पास इंजीनियरिंग प्लस एमबीए हो। ओके, मेरे ख्याल से आपको एमबीए डिस्टेंस लर्निंग से करना चाहिए और अगर एमबीए आईटी करें तो और भी बेस्ट होगा। और इग्नो एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। इन्होंने मुंबई से भी कहा है, मुंबई में इग्नो के तो कहीं भी आप चले जाएं, क्रॉस मुंबई यूनिवर्सिटी से भी कुछ, मुंबई यूनिवर्सिटी से भी आप देख लें। और मैं तो कह रहा हूं कि एमबीए इतना पॉपुलर आजकल स्ट्रीम है कि तकरीबन जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं सब में रेगुलर भी है ये कोर्स, पार्ट टाइम भी है और डिस्टेंस लर्निंग में भी ये कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी अच्छे जो जितनी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर उनमें से कहीं से डिस्टेंस लर्निंग से एक कोर्स आपको मिल जाता है तो आपको करना चाहिए। अगला सवाल बुशरा का है। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बीएससी पीसीएम कॉम्बिनेशन, नाउ परसुइंग अ मास्टर इन मैथमेटिक्स। आई नीड अ जॉब इन द गवर्नमेंट इन द रेलवे सेक्टर। कैन आई गेट अ जॉब इन रेलवे? लेट मी नो प्लीज। एंड वेबसाइट भी उन्होंने पूछा है www.indianrailway.gov.in। ये एक साइट है रेलवे के सारे पोस्ट के लिए। बीएससी आप हैं तो मैंने बताया था कि ग्रेजुएट लेवल पे जो सारी वैकेंसी आती हैं बी ग्रुप और सी ग्रुप वाली, बी ग्रुप में तो नहीं आप जा सकती, टेक्निकल वहाँ पे चाहिए। इंजीनियरिंग आप प्लेन हैं तो आपके लिए सी ग्रुप में वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की भी वैकेंसी आपके लिए हो सकती है, टीटी के लिए भी वैकेंसी आपके लिए हो सकती है। तो ये सब सारी वैकेंसीज़ हैं आपकी, तो इन पे आप ट्राई कीजिए। और मेरे ख्याल से एक बार एमसीए भी सोचिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। सर, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है मोहम्मद तैयब खान का है, मैसूर से जी। इन्होंने लिखा है कि मेरी एज जो है 21 ईयर है और आज ही चैनल विन देखा हूँ और इन्होंने सोचा कि आज ही मैं सवाल भी कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हें बहुत पसंद आया है। मेरा सवाल यह है कि मैं बीसीए फर्स्ट ईयर पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई में परेशान हूँ, कौन सी टीचर्स के जो पढ़ाते हैं वो शायद इन्हें समझ में नहीं आता है और 2 साल बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी या दूसरे कॉलेज ट्रांसफ़र ले लूँ मैं? कॉलेज में अगर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है और आपको परेशानी है तो आपको ऑप्शन सोचना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कॉलेज चेंज करना आपके लिए टाइम का कहीं क्योंकि इनके जो कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे हैं बीसीए का जो इनका फर्स्ट ईयर है वहाँ पे वो टीचर शायद अवेलेबल नहीं है जो सब्जेक्ट है, तो ये सोच रहे हैं कि शायद ट्रांसफ़र ले लूँ या खुद की स्टडी ये करें। अगर आसानी से हो जाता है तो ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि बीसीए के बाद मैं कहूँगा कि जॉब की तरफ ना कदम बढ़ा के एमसीए कीजिएगा आप। ओके, क्योंकि एमसीए के बाद आपके पास अच्छा बेटर ऑप्शन आएगा। और देखिए, पढ़ाई में एक बार जैसे आप किसी कोर्स को आप कर रहे हैं
और जी। उसको रोक के अगर आप जॉब में आ गए और फिर दोबारा से अगर एक मोमेंटम आपको गेन करना होगा तो परेशानी बहुत है। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन में अगर आप बीसीए के बाद एमसीए कर लें तो वो बेस्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है मोहसिन का है। ये कह रहे हैं मैं बीएससी पीसीएम फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए और मुझे एमएससी या फिर टीचिंग लाइन में कोई लेक्चरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है इन्हें। ये कह रहे हैं कि मुझे एमबीए करना है, आप मुझे इसके बारे में गाइड करें। मेरी एज जो है 21 ईयर है, मुझे जॉब बहुत ज़रूरी है, तो मुझे आप प्लीज़ गाइड कर दें। एमबीए के बारे में जैसे आपने बताया यहाँ पे, तो एमबीए के लिए तो आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। तो पहले आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सेकेंड और थर्ड ईयर भी अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई करें। कोशिश करें कि 60% प्लस आपका स्कोर रहे फाइनली। 70-75 हो तो और भी बेस्ट है। और जैसे ही आप बीएससी कंप्लीट करेंगे आपके लिए एक ऑप्शन एमसीए भी निकल के सामने आएगा, क्योंकि साइंस ग्रेजुएट आप होंगे। एमबीए भी होगा, एमसीए भी होगा, दोनों एंट्रेंस एक साथ आप चाहें तो फेस कर सकते हैं। दोनों में से जिसमें आपको कोई अच्छा और बेस्ट कॉलेज मिलता है आप वहाँ से आइदर एमबीए या एमसीए करें, उसके बाद जॉब। ओके, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमने एमटेक बायोटेक किया हुआ है, लखनऊ से है, मेरी कहीं भी जॉब नहीं लग रही है, हमको प्लीज़ क्लिनिकल रिसर्च के बारे में अब बताएं। देखिए, जॉब नहीं लग रही है, कोई ना कोई इसकी वजह होगी। इंशाल्लाह बस हम यही कह सकते हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर हो। ट्राई कीजिए, क्योंकि आप एमटेक हैं वो भी बायोटेक से, और बायोटेक का ज़माना है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जॉब आपके लिए, एक अच्छी जॉब आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, तो पहले जॉब ले लें और जॉब लेने के बाद फिर आप सोचें आगे कंटिन्यूएशन के लिए। ओके, अगला सवाल है कि मैंने जो है सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है एंड प्लीज़ टेल मी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रोवाइड जॉब फॉर सिविल इंजीनियर इन कश्मीर। कश्मीर के बारे में देखिए, हर जोन का अलग अलग, जम्मू जोन के लिए भी वैकेंसी आती है, लेकिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें ये होता है कि जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो लिखा जाता है कि इंडिया के किसी भी लोकेशन पे आपको डिप्यूट किया जा सकता है, ना कि किसी पर्टिकुलर जगह पे। ओबियसली सिविल इंजीनियर्स के लिए रेलवे में वैकेंसी है, हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, और एक बार फिर से साइट में बता रहा हूँ www.indianrailway.gov.in। इसके साइट पे जाइए, आप देखिए, आपके लिए जॉब है, इंशाल्लाह ट्राई कीजिए आप। ओके, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपका शो देखकर मुझे पढ़ने का और भी ज़्यादा मन करता है। थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच। शुक्रिया है। जी जी जी। और इसी तरीके आपके विन चैनल की तरक्की होती रहे, जब बस यही दुआ है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए दुआ भी की है और ये प्रोग्राम भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखते हैं ये किसने लिखा है। ये है रुकैया का सवाल वेस्ट बंगाल से। थैंक यू रुकैया। इन्होंने लिखा है कि सर मुझे जज की तैयारी करना है, वो कैसे करना होता है? अभी मैं क्लास 10th में हूँ, तो आप मुझे बता दें कि 11th में मुझे क्या लेना होगा, और मुझे बीकॉम भी करना है। दैट्स फाइन। देखिए, लॉ ऑफिसर बनने के लिए, जज बनने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपको एलएलबी करना होगा, और एलएलबी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है। और देखें, एलएलबी में जाने के लिए हम लोगों ने बच्चों को एक गाइड दिया था, एक गाइडलाइन दिया था कि 3 साल आप बीकॉम इनको करने में लगेगा और उसके बाद 2 साल की एलएलबी। एक रास्ता ये हो सकता है कि 10+2 के बाद ये बीकॉम एलएलबी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी ऑप्ट कर सकती हैं। हाँ, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया गया था। बीकॉम एलएलबी का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, 4 साल में आप बीकॉम प्लस एलएलबी दोनों आप होके निकलेंगे, और बहुत अच्छा एक आपके पास कम्बिनेशन आएगा। और उसके बाद जब आपको जज के तौर पे ज्वाइन करना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीसीएस का आपको देना पड़ेगा। पीसीएस जे करके एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आता है, उसको आपको देना पड़ेगा, और उसको क्वालिफाई करने के बाद तब आप एक जज के तौर पे ज्वाइन कर सकती हैं। तो जल्दी से या तो आप बीकॉम एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में सोचें, और नहीं तो बीकॉम ठीक से करके फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी आपके वेस्ट बंगाल में, या यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, ये दोनों बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ से लॉ करने की आप कोशिश करें। और 10th में आप हैं और बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। सर, अगला सवाल है कि व्हेन नेक्स्ट SCRA एग्जाम विल बी कंडक्टेड, प्लीज प्रोवाइड डिटेल। SCRA एग्जामिनेशन के बारे में हम इंशाल्लाह जैसे कोई रिक्रूटमेंट निकलता है हम लोग यहाँ से आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेट्स वेट। ओके, अगला सवाल जो है हकबाज का है, हैदराबाद से। आई हैव कंप्लीटेड माई डिप्लोमा एंड परसुइंग अ बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। Can I do any course like Revit, AutoCAD while studying, or any other courses is suitable for this program? करना चाहिए। डिज़ाइनिंग से, AutoCAD डिज़ाइनिंग से अगर आप को ये लगा हुआ एक कोर्स है,
एकदम करना चाहिए। ये चीज़ें आगे चल के आपको जॉब में बहुत जब रिक्रूटमेंट की बारी आएगी उस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो इस तरह के जो भी छोटे छोटे कोर्सेज कंप्यूटर डिज़ाइनिंग के साथ अटैच हैं, जो आपके ब्रांच से एसोसिएट हैं, वो आपको करना चाहिए। ओके सर, रेलवे की स्टडी के बारे में आप बताएं अभी। रेलवे की स्टडी मतलब रेलवे में ज्वाइनिंग के लिए और किस लेवल पे, एक बार सवाल दोबारा से लिख के आप प्लीज़ स्पेसिफिक हो जाएं, क्योंकि रेलवे हम लोगों ने बताया इतनी बड़ी फील्ड है कि हम लोगों को सारे प्रोग्राम करते करते महीने भर लगे जी। तो किस ब्रांच में आपकी ख्वाहिश है जाने की, एक बार प्लीज़ आप स्पेसिफिकली या क्वेश्चन को आप लिखें ताकि आसानी हो मुझे जवाब देने में। सर मुझे टीचर बनना है और मैं 12th में कॉमर्स साइड से हूँ, इसके बाद मैं क्या करूँ जिससे टीचर बन जाऊँ? टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना होगा। बीएड करने के लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो आप 10+2 अच्छे मार्क्स से करें, फिर ग्रेजुएशन करें, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के बीएड, और बीएड के बाद फिर सीटेट का एग्ज़ाम आएगा। सीटेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद तब आप कहीं टीचर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ भी साजिद साहब, बीएड करने के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, या यहाँ भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीएड का आजकल कुछ इंस्टीट्यूशन ने शुरू कर दिया है। 10+2 के बाद आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड का कोर्स आप ज्वाइन कर सकती हैं। वहाँ पे 1 साल आपको कम लगेगा। अदरवाइज अगर आप इधर से जाएं तो 3 साल आपको लगेगा ग्रेजुएशन में, उसके बाद बीएड के 2 साल, और इधर से अगर आप इंटीग्रेटेड में जाएंगे तो 4 साल में ये चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं और ज़्यादा सवाल लूँ या डिस्कशन करूँ, लेकिन इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और हम लोग का सब्जेक्ट यही रहेगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियन नेवी। बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी इंडियन नेवी में बचे हुए हैं। अभी सिर्फ हम लोगों ने 2 ही डोर ओपन किया है, वाया एनडीए और सेलर आप कैसे बन सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में नेवी में जितनी सारी डिफरेंट वैकेंसीज हैं उसके बारे में यहाँ से 1 by 1 करके आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जवान को सलाम करते हुए इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाजरीन से मुलाकात होगी, लेकिन बात होगी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियन नेवी। साथ ही साथ अगर आपके पास इससे जुड़े हुए अभी भी कोई सवाल है और आप करना चाहते हैं तो वो सवाल आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। साथ ही साथ व्हाट्सअप हर किसी के पास है और तकरीबन सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए और हमें सवाल भेजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9930474147। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक बार फिर से बात होगी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियन नेवी। मुलाकात करेंगे आपके सवाल के साथ। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।